जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हम लोग थे ग्लाकोमा तक। अच्छा, ग्लाकोमा से बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है यूवीआइटिस। यूवीआइटिस से क्या मुराद है? जो आई का इंटीरियर चैम्बर है, ट्रेबिकुलर मेशवर्क और ये वाला जो पोर्शन है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाना। ठीक है, इस पोर्शन की इन्फ्लेमेशन हो जाना। जब इस पोर्शन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो क्या होगा? आपको पेशेंट जो है उसको रेड आई होगी। इन्फ्लेमेशन, इस एरिया की इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट रेड आई के साथ प्रेजेंट करेगा। यूविया की इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड यूवियाइटिस। ठीक है। अच्छा, यूवेटिस दो तरह का होता है, एंटीरियर यूवियाइटिस और पोस्टीरियर यूवियाइटिस। एंटीरियर यूवियाइटिस से क्या मुराद? एंटीरियरली आपकी आयरस पड़ी हुई है तो आयराइटिस। और पोस्टीरियर यूवियाइटिस से क्या मुराद है? कोराइडाइटिस या रेटिनाइटिस। ठीक है। जब इस पेशी को जब भी किसी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तो इन्फ्लेमेशन के नतीजे में क्या होता है? पस बनती है। तो पस बने तो उसको कहते हैं हाइपोपियोन। दिस इज हाइपोपियोन। दिस इज हाइपोपियोन। ठीक है। अच्छा, यूवेटिस से रिलेटेड जो आपको क्वेश्चन आता है ना इम्तिहान में, वो होता है, आपको सिनेरियो दिया हुआ होगा एसोसिएटेड डिजीज़ का, लाइक सार्कोडोसिस का, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, या पेशेंट को एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का। ठीक है। एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस HLA-B27 एसोसिएटेड होती है। अगर आपको रूमेटोलॉजी याद हो तो उसमें हम लोगों ने HLA-B27 एसोसिएटेड डिजीज़ की थी। एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। तो आपको सिनेरियो ऐसे दिया होगा कि पेशेंट है वो जॉइंट पेंस के साथ है। जॉइंट पेंस है उसकी स्मॉल जॉइंट्स ऑफ दी हैंड है, और क्या कहते हैं उसको, मॉर्निंग स्टिफनेस है और इन्फ्लेमेशन के सारे मार्कर्स मौजूद हैं। अब वो पेशेंट आपके पास रेड आई के साथ आया, तो उसका आई का क्या डायग्नोसिस है? तो आई का डायग्नोसिस इज यूवीआइटिस। तो यूवीआइटिस की आप लोगों को एसोसिएशन लाजमी आनी चाहिए। सर्कोडोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जुवेनाइल आर्थराइटिस और HLA-B27 एसोसिएटेड डिजीज़। HLA-B27 एसोसिएटेड डिजीज़ कौन कौन सी हैं? एनकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, रिटर सिंड्रोम और रिएक्टिव आर्थराइटिस वगैरह। ठीक है। यूवीआइटिस एक ख़तरनाक मसला है। हमेशा जब भी पेशेंट को इनमें से कुछ हो, सर्कोडोसिस, RA या HLA-B27 एसोसिएटेड डिजीज़, वो रेड आई की कंप्लेन करे, रेड आई की, तो उसको फ़ौरन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है। ठीक है। एक तो यूवेटिस का याद रखना है कि क्या चीज़ है, दूसरा इसकी एसोसिएशंस याद रखनी है। ठीक है। अच्छा जी, फिर कहते हैं एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हमने कल पढ़ा था कि जो मैकुला है फंडस का, वो वाला एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। मैक्सिमम रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। इसी वजह से इस एरिया पे अगर आप लोग गौर करें तो ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो भी नहीं होती। इस एरिया में ब्लड वेसल्स नहीं होती। ये वाटरशेड एरिया के तौर पे भी काम करता है। वाटरशेड एरिया वो वाला एरिया होता है जहाँ पे दो ब्लड वेसल्स का टर्मिनल पॉइंट पड़ा हुआ होता है, यानी ब्लड वेसल इटसेल्फ सप्लाई नहीं कर रही, उसकी जो बहुत ही छोटी ब्रांचेज होंगी वो इसको सप्लाई कर रही हैं। ठीक है। तो मैकुलर degeneration is the most common cause of visual loss in developed world। ये अपने याद रखना है। डेवलपमेंट मीन्स इंग्लैंड अमेरिका में मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लाइंडनेस इज एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। और मैकुलर डिजेनरेशन दो तरह की होती है, ड्राई और वेट। ड्राई से क्या मुराद? इसमें कोई एक्सुडेशन नहीं होती, जबकि वेट किससे क्या मुराद? एक्सुडेशन होती है। ठीक है। एज के हिसाब से पेशेंट को क्या होगा? जो आपकी आर्टरीज हैं इनकी एथेरोस्क्लेरोसिस होगी। एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई जो पीछे कम होना शुरू होगी तो मैक्यूला तक ब्लड सप्लाई और ज़्यादा कम जाएगी। इस वजह से इस पेशेंट को एज रिलेटेड ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन हो जाएगी, लाइक स्कीमा टाइप ही होती है ये भी। ठीक है। इसको हम पहचानते कैसे हैं? फंडोस्कोपी पे येलोइश सी पिगमेंटेशन नज़र आती है, येलोइश सी पिगमेंटेशन नज़र आती है। ठीक है। जबकि वेट वेट डिजेनरेशन क्या चीज़ होती है? इसमें पेशेंट को रैपिड विजुअल लॉस होता है, सेकेंडरी टू ब्लीडिंग। जब हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस होता है तो आर्टरीज पतली हो जाती हैं। जो पतली होती हैं तो
ब्लड सप्लाई कम होती है, ब्लड सप्लाई कम होती है तो हाइपोक्सिया का होता है। हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, आपके वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं। जब एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स निकलेंगे तो नई ब्लड वेजल्स बनेंगी। जो नई ब्लड वेजल्स होती हैं ये बहुत वीक होती हैं, नई ब्लड वेजल्स बहुत वीक होती हैं, तो इनके रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये रप्चर होकर क्या करवाती हैं, ब्लीड करवाती हैं। इस ब्लीड के नतीजे में जो मैकुलर की का डैमेज होगा दैट दैट विल कॉल्ड वेट मैकुलर डिजनरेशन। ठीक है। अच्छा, इसी वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट करने के लिए हम लोग पेशेंट को आँख के अंदर टीका लगाते होते हैं बिवासीजुमैब का। आपके पेरेंट्स या आपके कोई नाना दादा जिनको डायबिटीज़ मेलिटस हो, हाइपरटेंशन हो, तो उनकी आई के अंदर आपने सुना होगा कि शौकत खाना से एक इंजेक्शन मिलता है, वो बनवा के लेके आते हैं और वो थर्मोलॉजिस्ट उसको लगाता है। तो बेसिकली वो इसका इंजेक्शन होता है एंटी VEGF का, ठीक है, बिवासीजुमैब। तो इसको ये मैंने पहले भी एक चीज़ पे कहा था, जो नेक्स्ट ज़माना आ रहा है वो सारा मैप्स का है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, बिवासीजुमैब इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है। अच्छा जी, फिर आती है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट काजेज ऑफ ब्लाइंडनेस या आँख के ज़ाया होने की सबसे इम्पोर्टेंट काजेज, दैट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया कि जो मेन पैथोलॉजी है वो क्या चीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस। जब एथेरोस्क्लेरोसिस होगी तो क्या होगा, आपकी जो ब्लड वेसल है उसकी वॉल के अंदर डिपोजिशन होगी। ठीक है, डिपोजिशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, आपकी ब्लड का जो ल्यूमन है जो पहले इतना बड़ा था अब वो ल्यूमन इतना रह गया हुआ। ठीक है, जब इतना रहेगा तो क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, उस एरिया का इस्कीमिया होगा। इस्कीमिया होगा तो बॉडी कहेगी मुझे नए जैसा कि इसकी मिसाल ऐसी समझ लें, अगर किसी इलाके में जंग लगी हुई हो तो मेजर जो लाइन है आपकी वो ब्लॉक हो जाए, तो क्या करते हैं फिर साइडों से डिफरेंट एरिया से रूट्स बनाए जाते हैं ब्लड सप्लाई पहुंचाने के लिए। वो मीन्स के फौज की सप्लाई पहुंचाने के लिए डिफरेंट एरिया से इसको आप समझ लें कि ये न्यू वेस्कुलराइजेशन है, तो न्यू वेस्कुलराइजेशन होगी। ठीक है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी दो तरह की होती है, नॉन प्रोलिफरेटिव और प्रोलिफरेटिव। नॉन प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, एक पिलरी जो डैमेज पिलरीज हैं उनसे ब्लड लीक हो रहा होगा। देखो प्रोलिफरेटिव में क्या होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से नई ब्लड वेसल्स बनेगी, नई ब्लड वेसल्स क्या होगी, वो डैमेज करेंगी। अच्छा, ये दूसरा एक और काम होता है कि जो नई ब्लड वेसल्स बनती हैं वो आपके रेटिना के पीछे ऐसे घुसती चली जाती हैं। ठीक है, रेटिना के पीछे घुस रही होती हैं, रेटिना के पीछे घुसेंगी तो क्या करेंगी, रेटिना को डिटैच कर देंगी। तो रेटिनल डिटैचमेंट की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट काजेज इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। मैनेज कैसे करते हैं हम लोग, इन दोनों को ब्लड शुगर कंट्रोल करके, और अगर प्रोलिफरेटिव हो तो आंखों के अंदर टीका लगा के बिवासीजुमैब का। ठीक है, और दूसरा पेशेंट की उस एरिया में आपने सुना होगा कि लेज़र करवाई है, तो लेज़र इज़ फोटो कोगुलेशन। क्या करते हैं, जैसे आपने वेल्ड करते हुए देखा है ना, और शुआएं लगाते हैं, शुआएं लगा के क्या करते हैं, इस रेटिना को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं पीछे। ठीक है। अच्छा जी, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है ना, जब आप लोग कोई एग्ज़ाम देंगे ना तो उसमें रेटिनोपैथी की ना स्टेजेस पूछते हैं। रेटिनोपैथी की ना स्टेजेस आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। खुल जा, सर ये ना थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, अच्छा डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टेजेस। ठीक है। अच्छा जी,
डायबिटिक रेटिनोपैथी की जो स्टेजेस हैं आप लोगों को किसी न किसी इम्तिहान में लाजमी पूछी जाएंगी। अच्छा जी, ये कुर्ता तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वन इंपॉर्टेंट काज इज डायबिटीज मेलिटस। जो दूसरी इंपॉर्टेंट काज होती है वो होती है हाइपरटेंशन। जैसे कि डायबिटीज मेलिटस आपकी डैमेज कर रही होती है ब्लड वेसल्स को, इसी तरह हाइपरटेंशन भी ब्लड वेसल्स को डैमेज करती है। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर जब क्रोनिकली रेज रहेगा तो क्या होगा, रेटिनल डैमेज होगा। इसके अंदर भी आपको आइस के अंदर छोटे छोटे हेमरेज नज़र आएंगे। ठीक है, जब ये हेमरेजेस ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, उस एरिया का इस्कीमिया होगा। ठीक है, जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है उसके अंदर एक ख़ास लफ्ज़ हम लोग यूज़ करते हैं, एवी निपिंग। जब हाइपरटेंशन किसी पाइप के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो तो क्या होता है, वो पाइप क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। वो सख्त होगा तो क्या होगा, उसके नीचे जो वेसल्स गुजर रही है, वेन गुजर रही है, उसको वो दबाएगा। इसके लिए हम टिपिकल लफ्ज़ यूज़ करते हैं एवी निपिंग। एवी निपिंग या निकिंग, तो ये लफ्ज़ याद रखना है हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के साथ, एवी निपिंग का। ठीक है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी पेशेंट को सिंपल हाइपरटेंशन के साथ, कॉर्नरी डिजीज़ के साथ और रीनल फेलियर के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, हर वो पेशेंट हम लोग देखते होते हैं, क्योंकि बाज़ अवत ऐसे होता है कि पेशेंट सीकेडी के साथ प्रेजेंट हो गया, अब हमें पता नहीं चल रहा कि इसको सीकेडी हाइपरटेंशन की वजह से हुआ है या हाइपरटेंशन सीकेडी की वजह से हुई है। ठीक है, तो उसकी फिर हम लोग फंडोस्कोपी करते हैं। फंडोस्कोपी पे अगर उसको हाइपरटेंसिव चेंजेस नज़र आ रही हों तो हम लोग कहेंगे कि इसको पहले हाइपरटेंशन थी, अब इसको जो है वो रेटिनोपैथी हो गई है, अब इसको रीनल फेलियर हो गया, सॉरी। ठीक है, माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव, मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव एंड सीवियर प्रोलिफरेटिव डिजीज़। ठीक है, रेटिनोपैथी की ये स्टेजेस होती हैं जो आप लोगों को किसी न किसी स्टेज पे कभी ना कभी पूछी जा सकती हैं। इनिशियली थोड़ी सी ब्लड वेसल्स होती हैं, फिर बाद में वो जाके ज़्यादा ग्रो होती जाती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इनकी ख़ास बात क्या है, इनकी वाल बहुत वीक होती है। तो वाल वीक होने की वजह से क्या होगा, ये ब्लीड बहुत जल्दी करेंगी। ब्लीड बहुत जल्दी करेंगी तो क्या होगा, पेशेंट को रेटिनल हेमरेजेस होंगे। और दूसरा क्या करती हैं, रेटिनल डिटैचमेंट करवा सकती हैं। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जैसे जैसा कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसी तरह हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी भी है। ठीक है, इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। ये पेशेंट को आप देखा ना, एवी निपिंग, सिल्वर वायरिंग, एवी निपिंग, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। आप लोगों को इस लेवल पे इनकी बहुत ज़्यादा तफसील याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना याद रखें कि जैसे जैसे आई का डैमेज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है, उससे आई का इसका डैमेज भी इंक्रीज़ होता जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आता है रेटिनल वेन ओक्लूजन। रेटिनल वेन ओक्लूजन की जो पिक्चर है ना, ये यूएसएमएलई और प्लैब की फेवरेट है। यूएसएमएलई, प्लैब, एमआरसीपी की ये फेवरेट पिक्चर है रेटिनल वेन ओक्लूजन की। इसमें होगा क्या, जब किसी एरिया की वेनस सतह ब्रोक ने तो क्या होगा, बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। बैकवर्ड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा तो ब्लड प्रेशर से क्या होगा, ब्लड एक्सुडेट होगा। तो अब इसमें देखिए ये छोटे 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 हेमरेजेस बने हुए हैं। ठीक है, तो आपको रेटिना की पिक्चर, फंडस की पिक्चर के ऊपर नज़र आए मल्टीपल हेमरेजेस और ऐसे जैसे कोई तूफान सा मचा हुआ है, तो दैट इज़ सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन। ठीक है, अच्छा, जैसा कि ये सारी की सारी कंडीशंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, न्यूवास्कुलराइजेशन, ये सारी क्या काम करवाती हैं, रेटिना को उखाड़ देती हैं। आप ऐसे ही समझ लें, रेटिना हमारी मेन क्या चीज़ होती है, स्क्रीन होती है जिसके ऊपर पिक्चर बनती है। अगर हम लोग सिनेमा में जो प्रोजेक्टर के आगे स्क्रीन लगी हुई होती है, उस स्क्रीन को हिलाएं तो क्या होगा,
आपका पूरा इमेज हिलेगा। अगर पेशेंट कहे कि मेरी आई में जो इमेज बन रहा है वो हिलता है, ये ऐसे जैसे कि पर्दा गिर रहा है, जिसे कहते हैं कर्टन रोलिंग, कर्टन रोलिंग डाउन। ठीक है, कर्टन ड्राउन डाउन, ये टिपिकल इसकी प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट कहता है कि ऐसे जैसे आँख के पीछे पर्दा गिरता हुआ महसूस होता है। तो आपने स्नैरियो में ढूंढना है कर्टन का लफ्ज़ कहीं यूज़ किया गया है, और पेशेंट कहता है कि मुझे फ्लैशेस फ्लोटर्स नज़र आते हैं। तो ये एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, रेटिनल डिटैचमेंट की। रेटिनल डिटैचमेंट की पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको समझा दी। बेसिकली हुआ क्या था, उसके अंडरलाइंग ब्लड वेजल्स नहीं ग्रो की। इसको ऐसे समझ लें जैसे आपने दीवार पे प्लस्तर किया हुआ है, उसके ऊपर आपने रंग सफेदी कर दी है, लेकिन दीवार के अंदर नमी आ गई। जब नमी आएगी तो क्या होगा, आपका जो ऊपर से वो हुआ है, जो रंग सफेदी हुई हुई है, उसको क्या होना शुरू हो जाता है, वो खुलनी शुरू हो जाती है, नीचे गिरना शुरू हो जाती है। रेटिनल अटैचमेंट भी ऐसे ही है, आपकी रेटिना के पीछे नई ब्लड वेजल्स बन गई हैं। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट टॉपिक इज रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। रेटिनल आर्टरी ओक्लूड हो तो क्या होगा, उसकी मेन काजेज क्या होती हैं बेसिकली, वो ये एथेरोस्क्लेरोसिस। आई के अंदर लफ्ज़ आई आपको समझ याद ना आ रहा हो कि आई की जो कंडीशंस हैं इनकी मोस्ट कॉमन काजेज क्या हैं, तो दो लफ्ज़ याद रखें, डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन ये दोनों आइज़ के अंदर सारे काम करवा सकती हैं। ठीक है, रेटिनोपैथी, रेटिनल डिटैचमेंट, हेमरेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको याद ना आ रहा हो कि अंडरलाइन काज क्या है, तो मोस्ट कॉमन काज इज डायबिटीज़ मेलाइटस और हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा, वो ये एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप होगी डायबिटीज़ मेलाइटस हाइपरटेंशन की वजह से, तो क्या होगा, पेशेंट की ब्लड जो मेन वेजल है वो ब्लॉक हो जाएगी। वो ब्लॉक होगी तो क्या होगा, पेशेंट को एकदम सडन लॉस ऑफ विजन होगा, सडन लॉस ऑफ विजन होगा। तो एक्यूट पेनलेस मोनोऑक्यूलर विजन लॉस। तो आपने देखना है कि पेशेंट को सडन पेनलेस, यानी को कोई दर्द नहीं हुआ और उसका विजन ख़त्म हो गया एकदम। ठीक है, अच्छा, जब विजुअल लॉस होगा तो जो रेटिना है उसमें क्या हो रहा होगा, वो पीला पीला नज़र आएगा। ब्लड ब्लड सप्लाई कम हो गई है ना। अगर आपका हाथ को पीछे से बांध दिया जाए और हाथ के ऊपर हाथ की जो रेडनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर किसी पेशेंट को के हार्ट से क्लॉट उठ के जाए, या उसकी जो कैरोटिड है वहाँ से क्लॉट उठ के जाए और आपकी रेटिना में फंस जाए जाके, और कुछ देर के लिए ये हो, बाद में वो क्लॉट डिजॉल्व हो जाए, थोड़ी देर के लिए पेनलेस विजन हो एक्यूट, इसको हम क्या कहते हैं, एमोरियोसिस फ्यूगैक्स। एमोरियोसिस फ्यूगैक्स, दिस इज ए फॉर्म ऑफ टीआईए। आपको टीआईए याद है, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक। ये ऐसी चीज़ है, मीन्स के ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है जो कि विद इन 24 आवर्स ठीक हो गया है। तो एमोरेसिस फ्यूगस इज अ टाइप ऑफ टीआईए, जो किस वजह से होता है, आपकी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की वजह से होता है। ठीक है, एम्बोलिक सोर्स कहीं से भी आ सकता है, कैरोटिड आर्टरी से, हार्ट से, या पेटेंट फोरामेन ओवेल से। पेटेंट फोरामेन ओवेल है अगर, तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि पेशेंट को डीवीटी थी, डीवीटी से राइट साइड पे ब्लड आया, क्लॉट आया, राइट साइड से वो हार्ट के अंदर डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट साइड पे आ गया और सिस्टमिक सर्कुलेशन में दाखिल हो गया। ठीक है, तो अपने स्नैरियो में ये ढूंढना है कि पेशेंट को सडन पेनलेस विजुअल लॉस है और रेटिना के ऊपर पेलर है। तो चेरी रेड स्पॉट्स वगैरह इतना बाज का नज़र नहीं आता, इसका इतना पता नहीं चलता। आपने मेन याद रखना है कि रेटिना पेल है। अच्छा जी, अब एक इनहेरिटेड काज ऑफ विजुअल लॉस इज रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। इसमें पेशेंट इनिशियली कंप्लेन करेगा कि मुझे रात के वक्त नज़र नहीं आता, बाद में उसको क्या होगा, आहिस्ता 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 उसका ना मुकम्मल विजुअल लॉस हो जाएगा। ठीक है, इससे बेसिकली हो क्या रहा है, आपका रेटिना जो है वो प्रोग्रेसिवली डीजनरेट हो रहा है।
रेड आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गया हुआ है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस की हिस्ट्री डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएगी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और यहाँ से अपने पिगमेंट से लफ्ज़ याद रखना है, एक्चुअली ये काला काला सा, अगर आपको पिक्चर दी गई है यूएसएमएलई में प्लेन में, तो आपने ये काला काला फिर याद रखना है कि पिगमेंटेशन में इजाफा हुआ है, तो दिस इज डायग्नोसिस ऑफ रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। ठीक है, अच्छा जी। ऑप्टिक नर्व कहाँ से निकलती है? जब रेटिना में जाती है तो हमें क्या चीज़ नज़र आती है? ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, अगर ब्रेन ऑप्टिक नर्व डायरेक्ट ब्रेन से आ रही होती है, अगर ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज हो तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है रेटिना के ऊपर। इसको हम कहते हैं पेपिलोइडिमा। ठीक है, अगर आप लोग नॉर्मल ऑप्टिक डिस्क देखें तो उसके जो मार्जिन होते हैं बड़े शार्प होते हैं। ठीक है, आपने मार्जिन देखे कितने क्लियर साफ वाजे मार्जिन हैं। अगर आपको ऑप्टिक डिस्क के मार्जिन वाजे नज़र ना आए, ठीक है, और ऑप्टिक डिस्क फुली फुली सी बल्ज सी महसूस हो, तो दिस इज पेपिलोइडिमा। तो पेपिलोइडिमा किस चीज़ को शो कर रहा होता है? रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। तो रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर लफ्ज़ याद रखना। तो रेस्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, ब्रेन के अंदर कोई ब्लीड हुआ है, ब्रेन में कोई ट्यूमर पड़ा हुआ है, ठीक है, या पेशेंट को कोई एवी मैलफॉर्मेशन रप्चर हुई है, या पेशेंट को कोई नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफलस हो गया है, या इडियोपैथिक इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, किसी भी वजह से ब्रेन का प्रेशर इंक्रीज होगा तो आंखों में क्या नजर आएगा? पेपिलोइडिमा। पेपिलोइडिमा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिनेरियोज है जो एनालिसिस स्टेप 2 में आप लोगों से बड़ा कॉमनली इसकी पिक्चर आती होती है, और यूएसएमएलई में भी इसकी पिक्चर बहुत कॉमनली आती है। ठीक है, अच्छा जी। इसका क्लिनिकल हम लोग डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं? जब हम पेशेंट का प्रॉपर पेरीमेट्री करते हैं तो उसमें ब्लाइंड स्पॉट निकालते हैं। अगर पेशेंट का ब्लाइंड स्पॉट इंक्रीज हमें मिले तो भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि इस पेशेंट मोस्ट लाइकली पेपिलोइडिमा है। ठीक है, अच्छा जी। बच्चों के अंदर एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या चीज़ है? ये एक ट्यूमर है। हम लोग जब आई की फोटोस्कोपी करते हैं तो हम लोग जब लाइट मारते हैं ना, हमें एक रेडिश सी ह्यू नज़र आता है। और रेडिश ह्यू बेसिकली क्या चीज़ होती है? पीछे से फंडस नज़र आती है, वाइटिश। अगर बच्चे के अंदर आपको रेडिश ह्यू नज़र ना आए तो फ़ौरन उसको पीडियाट्रिशियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास भेजना चाहिए। वाई कि आपको बच्चे के अंदर जो कि एज नहीं है कैटरेक्ट बनने की, तो उसमें क्या होगा? रेटिनोब्लास्टोमा। ठीक है, अगर आपको बच्चे का सिनेरियो आए और इसमें कहा गया हो उसमें रेड रिफ्लेक्स नज़र नहीं आ रही बल्कि वाइटिश सा शेडो नज़र आ रहा है, तो दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। अदर काजेज क्या हो सकती हैं? कैटरेक्ट और टोक्सोकोरियासिस। टोक्सोकोरियासिस इज़ ए पैरासिटिक इन्फेक्शन, टोक्सोप्लाज्मा गोंडाई की वजह से होता है। ठीक है, तो लिकोकोरिया वाइट रिफ्लेक्स, लिकोकोरिया वाइट रिफ्लेक्स है। बेसिकली क्यों होती है? तो आपकी रेड रिफ्लेक्स नहीं आ रही, इस वजह से। रेड रिफ्लेक्स क्यों आती होती है? रेटिना वाजे नज़र आता है, आपको आपकी लाइट डायरेक्ट रेटिना पे पड़नी चाहिए, अगर दरम्यान में कोई रुकावट नहीं है तो। अगर रुकावट आ जाएगी तो क्या होगा? आपको ऐसे ऐसे कोई शेडो नज़र आएगा। अच्छा जी, अब प्यूपल्स कंट्रोल। हमारे प्यूपल्स कैसे कंट्रोल होते हैं? प्यूपल की जो मूवमेंट है दो तरह से होती है, मियोसिस और मिडरियासिस। मियोसिस से क्या मुराद है? प्यूपल का कंस्ट्रिक्ट करना। और मिडरियासिस से क्या मुराद है? प्यूपल्स का डायलेट करना। जो कंस्ट्रिक्शन है अंडर पैरासिम्पैथेटिक कंट्रोल होती है, जबकि जो मिडरियासिस है वो सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से होती है। इसको रटा लगा लें, मियोसिस पैरासिम्पैथेटिक, मिडरियासिस सिंपैथेटिक। अगर आप नॉर्मल एनाटमी याद करें तो ये आई बॉल के पीछे ऑप्टिक नर्व दोनों मिलकर ऑप्टिक क्याज़मा मिलकर पीछे ऑप्टिक ट्रैक्ट बनाती हैं। ठीक है, अच्छा। ब्रेन के अंदर होता क्या है? बेसिकली आपके यहाँ से लाइट आई, पीछे रेटिना में पड़ी, ऑप्टिक नर्व में गई, ऑप्टिक नर्व से क्या हुआ? ये पीछे ब्रेन में प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में गई। ठीक है, प्रीटेक्टल न्यूक्लियाई में ये प्रोसेस हुई। फिर प्रोसेस होने के बाद
होने के बाद ये आई एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के आने के बाद एडिनो फर्स्ट फाज में फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियाई निकले, वो निकल के यहाँ पे आए सिलरी गैंग्लियन के अंदर। सिलरी गैंग्लियन से ये गए आपके वापस इसके ऊपर, आयरस के ऊपर। ठीक है, अच्छा जी। जो मियोसिस है कंट्रोल हो रही है एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस से, सिलरी गैंग्लियन से, और सेकेंड न्यूरॉन निकले सिलरी गैंग्लियन से आपके स्फिंक्टर पिपिलरी मसल्स की तरफ। ये इस पिक्चर को याद रखना है आपने। ठीक है, इस पिक्चर को याद कर लें। इस नॉर्मल फिजियोलॉजी आप लोगों को समझ आ गई तो आप लोगों को लाइट रिफ्लेक्स का भी समझ आ जाएगा। ठीक है, कि आई लाइट कैसे आई, यहाँ से पीछे आई, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद वापस ये यहाँ तक आई। अच्छा, आपकी आंख में कितनी नर्व्स होती हैं? सेकंड नर्व, थर्ड नर्व, फोर्थ नर्व और सिक्स नर्व। आपकी जो मेजर पैगाम लेके जाने वाली नर्व है ब्रेन की तरफ, दैट इज सेकंड नर्व, ऑप्टिक नर्व। और बाकी जो एक्ट करने वाली नर्व्स हैं वो 3, 4 और 6 हैं। इस चीज़ का आपको पहले से पता है। ठीक है, यानी कि अगर सेकंड नर्व का मसला होगा तो क्या होगा, पैगाम दिमाग तक पहुंचेगा नहीं। और अगर थर्ड, फोर्थ, सिक्स नर्व का मसला होगा तो क्या होगा, दिमाग से पैगाम आ तो रहा है लेकिन आगे से एक्शन नहीं हो पाएगा। तो थर्ड नर्व आपकी मेजर कंट्रोल कर रही होती है मेजर मसल्स को। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि ये जो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस होता है ये बायलेटरली एक्टिवेट हो रहा होता है। दोनों तरफ के जो इसमें फाइबर्स, आप अगर इसे गौर करें तो यहाँ पे ये फाइबर्स क्रॉस करते हैं। कुछ फाइबर सीधे इस तरफ निकल जाते हैं और कुछ फाइबर ये क्रॉस करते हैं। तो एक एक तरफ का एडिंगर वेस्टफाल दोनों तरफ की आइज़ का कंट्रोल कर रहा होता है। यानी कि एक आई ब्रेन के दोनों न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रही होती है। ठीक है, इसका नतीजा क्या निकलता है कि पेशेंट की हम एक आंख में रोशनी डालें ना तो उसकी दोनों पीपल कंस्ट्रिक्ट करती हैं। समझ गए नहीं? इसमें हम लाइट रिफ्लेक्स आप लोगों ने अगर इम्तिहान दिया हुआ है फाइनल ईयर में, आप लोगों ने क्लिनिकल मेथड्स किए होंगे, इसमें आपने देखा होगा कि पेशेंट की एक आंख में लाइट डालें तो क्या होता है, उसकी दोनों पीपल कंस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, एक आंख में लाइट डालें तो दोनों पीपल कंस्ट्रिक्ट करती है। वो किस वजह से है कि आपका जो मिड ब्रेन के अंदर एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है वो बायलेटरली एक्टिवेट होता है। ठीक है, अच्छा, इसी का उलट जो है वो मिडरेसिस है। मिडरेसिस में क्या हो रहा होता है, हाइपोथैलेमस में फर्स्ट न्यूरॉन होते हैं, सेकंड न्यूरॉन जो है आपके स्पीरियस सर्वाइकल गैंग्लियन से आते हैं, और थर्ड न्यूरॉन आपकी क्रोटेड से होते हुए ऊपर तक जाते हैं। अच्छा, ये जो मिडरेसिस है इसके अंदर जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपकी जो सर्वाइकल गैंग्लियन है ये जो ब्लड वेजल्स के ऊपर से गुजरती है तो ये डैमेज होती है उसके साथ, किसी ट्यूमर के साथ, लाइक पेनकोस ट्यूमर के साथ। ठीक है, तो पेशेंट की आई की डायलिटेशन होने की एबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो ख़त्म होती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, पेनकोस ट्यूमर। और कल हमने पढ़ा था टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस, हॉर्नर सिंड्रोम। उसमें मियोसिस हो जाती है, पेशेंट की आई डायलेट नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा, मार्कस गन पीपल, इसको हम RAPD भी कहते हैं, रिलेटिव एफरेंट पिपुलरी डिफेक्ट। ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि आई के जो मेजर पैगाम हैं वो किस नर्व से जा रहे हैं, आपकी ऑप्टिक नर्व से। अगर ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा, ऑप्टिक नर्व सही तरह काम नहीं करेगी, पैगाम लेके नहीं जा सकेगी। लेके नहीं जाएगी तो क्या होगा, अगर हम पेशेंट की उस आँख में रोशनी डालें
तो क्या होगा, कंट्रालेटरल आई तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेकिन जो वो वाली आई है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी इफेक्ट। समझे नहीं? इसको एक नज़र पढ़ लीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ एक डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसको हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखते हैं। अगर आपको एमएस याद हो तो एमएस कौन सी डिजीज़ होती है? डीमाइलिनेटिंग डिजीज़, डीमाइलिनेशन। तो ये डीमाइलिनेशन ओपनिंग डायरेक्टर्स का जो पेशेंट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट जो है वो कंप्लेन करता था मेरी आईज का प्रॉब्लम हो गया है। इसमें बेसिकली हम वो जब फंडस को भी जब करते हैं तो हमें उस पर कुछ फाजी कुछ नज़र नहीं आता। तो इसके बारे में मशहूर है, नीदर पेशेंट कैन सी एंड नीदर डॉक्टर कैन सी, यानी डॉक्टर और पेशेंट दोनों को नज़र नहीं आ रहा होता। पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, और लेकिन जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टरों को भी बेसिकली उसकी फंडस में कोई मसला नज़र नहीं आता। ठीक है, लेकिन चूँकि उसका मसला आई की बैक पे होता है, आई की बैक पे आपकी नर्व जो गुजर रही है ऑप्टिक नर्व, उसकी डीमाइलिनेशन का इशू हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, ब्रेन का को पैगाम ले जाने वाली नर्व डैमेज है, तो उस तरफ हम लाइट मारेंगे तो पैगाम ब्रेन तक पैगाम जाएगा ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ से लाइट मारेंगे तो क्या होगा, उस वाली साइड से ऑप्टिक उस वाली साइड से पैगाम जाएगा, प्रोसेस होगा एंडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस के अंदर। फर्स्ट किया, ये वाली आई डैमेज्ड है, ये वाली ऑप्टिक नर्व डैमेज्ड है। अगर हम इस तरफ से पैगाम कोई लाइट डालेंगे तो क्या होगा, पैगाम जाएगा ही नहीं, तो दोनों पीपल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, तो दोनों पीपल रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अगर फर्स्ट किया मैं इस तरफ से लाइट डालता हूँ, ठीक है, इस तरफ से मैंने लाइट डाली तो क्या हुआ, ये सारा प्रोसेस हुआ। तो इस तरफ से लाइट डालने से पीपल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दोनों ही करेंगे, क्योंकि इस दोनों पीपल दोनों एडिनोर वेस्टफाल न्यूक्लियस से कंट्रोल हो रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव एफरेंट पिपिलरी डिफेक्ट। एफरेंट मीन्स लेके जाने वाला, एफरेंट मीन्स एफरेंट और इफरेंट का फ़र्क याद रखना है आपने। एफरेंट कौन सी चीज़ होती है, ब्रेन की तरफ लेके जाने वाला, और इफरेंट कौन सी चीज़ होती है, ब्रेन से वापस पैगाम लाने वाला। ठीक है, अच्छा जी, हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम के बारे में मैंने आपको चीज़ याद करवाई थी, रटा लगवाया था, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। टोसिस से क्या मुराद है, आपकी आईलेट का ड्रॉप होना। एनहाइड्रोसिस से क्या मुराद है, उस साइड पे स्वेटिंग का ना होना। और मियोसिस क्या होती है, प्यूपल कंस्ट्रिक्शन। तो ये लफ्ज़ इसको रटा लगा रहे हैं, टोसिस, मियोसिस, एनहाइड्रोसिस। ये बड़ी दफ़ा आपको इसका एमसीक्यू आएगा, टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस। इसकी बहुत ज़्यादा पैथोफिजियोलॉजी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इसकी एसोसिएशन याद रखें। मेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पेनकोस ट्यूमर, आपकी लंग्स की एपेक्स के ऊपर पेनकोस ट्यूमर। फिर 5 मिनट ब्रेक लेते हैं, फिर मैं दोबारा शुरू करता हूँ इसको।
वालेकुम। आ, बस ब्रेक लगी है 2 मिनट। आ जाओ आ जाओ। कितने पहुंचे? बढ़िया। बढ़िया कितने? अच्छा नीचे से आ गए हो? अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, इतने माड़ा टाउन ही आ जाओ, मैं इतने ही हूँ। हाँ मैं पढ़ा रहा क्लास के, ऐसे 5 मिनट की ब्रेक ਲਈ